हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र के जितने भी नोट्स हैं सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चैप्टर में जो जो मेन पॉइंट दिया गया है सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस अध्याय में जो मानव भूगोल दिया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के विषय में मानव भूगोल, निश्चयवाद, नियतिवाद, संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण, नव निश्चयवाद एवं मानव भूगोल के क्षेत्र जैसे विषयों के बारे में विस्तृत से जानेंगे। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपका ज्योग्राफी का प्रथम क्वेश्चन है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भूगोल क्या है, ये भूगोल ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए, भूगोल जो है ना, जिसको हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदले रूप का वर्णन करना। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ज्योग्राफी का अर्थ ही है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि वैसे पुस्तक जिससे हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है उसको हम भूगोल कहते हैं। तो भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भूगोल की कितने शाखाएं हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं। प्रथम है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। प्रथम है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या है? देखिए, ये जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी पे नोट करके याद करेंगे। भौतिक भूगोल क्या है या किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक भूगोल जो है ना, ये भूगोल की एक शाखा है, यानी कि कहा जाए कि एक डाली है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, यानी कि पृथ्वी के जहाँ तक हम जिस रूप को हम देख सकते हैं, भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल यानी कि भूमि के ऊपर पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती है। यानी कि मानव भौतिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। कहते हैं मानव भूगोल जो है ये मनुष्य और पर्यावरण यानी कि प्रकृति के पारस्परिक संबंधों, यानी कि उसके जो आसपास में जो उसका तालमेल है, प्राकृतिक और मानव में क्या तालमेल है, उसका अध्ययन करवाता है। भूगोल की इस शाखा यानी कि मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीच के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। अब है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, यानी कि रेटजेल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा है। तो रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक एंटोपोग्राफीज में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इन्होंने रेटजेल अपने पुस्तक में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है या किसे कहते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा को बताएं। तो भौतिक पर्यावरण
द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। कहते हैं इसमें कि भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, गांवों, शहरों, सड़कों, रेल टिकट आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। एलन सी सैम्पल रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदले रिश्ते का बोध कराता है। कहते हैं कि एलन सैम्पल के अनुसार जो है ना, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। मानव भूगोल का इतिहास। अब जानते हैं कि मानव भूगोल का इतिहास। तो मानव भूगोल का उद्भव मनुष्यों और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी तथा या मानवतावादी विचारधारा, विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते हैं। अब जानेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल प्राकृतिक में अंतर अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य बहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। अब जानेंगे मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो प्रथम है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है नगरीय भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है राजनीतिक भूगोल और छठा है आवासीय भूगोल और सातवां है आर्थिक भूगोल। ये सारे भूगोल का नाम आप याद करेंगे। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों के नाम बताएं। तो आप प्रथम को लिखेंगे आप व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल, पांचवा है चिकित्सा भूगोल, छठा है लिंग भूगोल। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या है। आखिर ये मानव भूगोल की क्या विचारधाराएं हैं। तो विचारधारा इसका है कि अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने की नज़रिया को मानव भूगोल की विचारधारा कहा जाता है। क्वेश्चन करेगा कि मानव भूगोल की विचारधारा किसे कहते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिया को मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया है। अब आगे पॉइंट है कि मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधाराएं हैं, यानी कि मानव भूगोल के कितने विचारधाराएं हैं। इसका आंसर होगा 3। प्रथम है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनिश्चयवाद। ये तीनों जो है ना, ये मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं। नेक्स्ट है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधाराएं, यानी कि मानव भूगोल की मानवतावादी यानी कि मानव के प्रति क्या विचारधाराएं हैं। तो मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों में जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास हो गया, यानी कि रहने का, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान केंद्रित करता है। अब है पर्यावरणीय निश्चयवाद। आखिर ये पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है या निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। कहते हैं कि मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में
प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यानी कि प्रकृति के अनुसार रहना ही क्या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। नेक्स्ट है आपका नवनिश्चयवाद। यानी कि नवनिश्चयवाद क्या है या किसे कहते हैं, तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवनिश्चयवाद की विशेषताएं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन करेगा कि नवनिश्चयवाद की विशेषताओं को लिखे। इसका आंसर लिखेंगे प्रथम पॉइंट दे करके कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है। यानी कि ये निश्चयवाद के जो है ना, नवनिश्चयवाद, ये पर्यावरण के चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसके समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। तीसरा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह सकते हैं। कहते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार जो है ना, ये मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रह सकता है, जैसे कि अगर हमने खाना बनाया, अब हम सोचेंगे कि हम अपने आप खा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हमको खाना ही पड़ेगा ना। कम से कम अगर हम हाथ से उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, तब तो खाना खाएंगे। तो यही कहते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह ही जी सकता है, और बिना प्रकृति के बिना वो जी सकता है। नेक्स्ट है प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना होगा। कहते हैं प्रकृति पर, यानी कि प्रकृति पर अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो उसके नियमों का पालन करें और उसको विनाश से बचाएं। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए, यानी कि प्राकृतिक से जो हमें जैसे लकड़ी, तेल, कोयला वगैरह जितना चीज़ मिलता है उसका प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि प्रकृति का ज़्यादा दोहन भी मुझे नहीं करना है। जैसे औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना। अब जैसे कि हमने फैक्ट्रियाँ डाले हैं, वैसा नहीं कि सारा का सारा जंगल काट करके लगा दिए है ना, ऐसा भी नहीं करना है। खनन करते समय अति दोहन से बचाना। अब है नियतिवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नियतिवाद। तो इसका है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। कहते हैं कि ये नियतिवाद के विचार के अनुसार जो है ना, तो नियतिवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। यानी कि नियतिवाद के अंतर्गत नियतिवाद कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार जो है ना, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप करते हैं मनुष्य, अपने पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हटिंगटन आदि नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। ये सब जितने भी जो है वैज्ञानिक है, ये सब जो था ना, ये नियतिवाद के प्रमुख समर्थक थे। अब है नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है। नियतिवाद जो है ये मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता, जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन, ये सब जो है ना नियतिवाद के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है संभववाद या संभावनावाद। ये क्या है? तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। कहते हैं कि संभववाद विचारधारा में जो है ना, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के उपयोग कर सकता है।
मानव का प्राकृतिक पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फेले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि निम्न में से कौन संभववाद के विचारधारा के समर्थक थे, तो विडाल डी ला ब्लास और लुसियन फेब्रे। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि संभावनावाद। ये संभावनावाद क्या है? संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। जैसे नदी पर पुल, खेती, परिवहन, ये सब क्या है? संभावनावाद है। मनुष्य की प्रकृतिकरण। अब नेक्स्ट और अंतिमा पॉइंट है आपका मनुष्य की प्रकृतिकरण। तो मनुष्य तकलीफ की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। मनुष्य जो है अपने तकनीक की मदद से अपने भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करता है। यह सांस्कृतिक विकास के स्तर को इंगित करता है। जैसे हम लगता है ना कि आज बारिश होने वाला है, तो ये क्या करता है? मनुष्य अपने तकनीक की मदद से भौतिक वातावरण के साथ भेदभाव का मतलब तालमेल कर बैठाता है कि आज बारिश होने वाला, आज ज़्यादा गर्मी होगा, ज़्यादा ठंडी होगा। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही है। और यह सांस्कृतिक विकास पर के स्तर को इंगित करता है। भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है। कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण के साथ आदिम समाजों की बातचीत को पर्यावरणीय नियततावाद कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया। कहते हैं प्रौद्योगिकी जब जैसे जैसे फैक्ट्रियां वगैरह डालना शुरू हुआ, विकास के साथ मानव ने प्रकृति को संशोधित करना शुरू किया, सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव नेतृत्ववाद का एक मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है न तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति। इसमें कहते हैं ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कहते हैं नव नियतिवाद के संबंध में कहा गया है। कहते हैं ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव नेतृत्ववाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है न तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति और न ही पूर्ण स्वतंत्रता। तो मेरे साथियों, इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था सबको हमने बताए हैं। इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देख लेते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आप इसको आसानी से ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि इनमें जितने मेन पॉइंट थे हमने उसके विषय में बताए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी ऐसे ऐसे कंटेंट हम डालते रहेंगे और आप प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से अपने स्टडी को और मजबूत कर सकते हैं, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।